हेलो दोस्तों, ट्रू कंबोज एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने कल की वीडियो में पढ़ा था ऋग वैदिक काल, और ऋग वैदिक काल हमने पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, वैदिक सभ्यता के दो पार्ट थे, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को हम पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं, वो हमारा कंप्लीट। और आज हम शुरू करेंगे उत्तर वैदिक काल, जो कि उसकी तिथि कौन सी है, 1000 से लेकर 600 BC तक। उत्तर वैदिक काल हमने पहले भी मैंने आपको बताया था। उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो समय है जिस समय की जानकारी हमको बाकी के जो बचे 3 वेदों से मिलती है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो जिस काल की जानकारी इन तीनों वेदों से मिलती है उसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। अब दोस्तों देखेंगे उत्तर वैदिक काल की कुछ विशेषताएं। दोस्तों, इसकी विशेषताओं में और काफ़ी कुछ है, पर मैंने वो पॉइंट डाले हैं जो एग्जाम से रिलेटेड हैं, एग्जाम्स के में आने वाले ज़्यादा संभावित क्वेश्चंस होते हैं। विशेषता क्या थी उसमें हमने देखे थे, गैरिक मृदभांड थे, गैरू से गैरिक कलर के जो थे मृदभांड थे। इसमें कैसे हैं, चित्रित धूसर मृदभांड। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। चित्रित धूसर, चित्रित का मतलब होता है पेंट किया हुआ और ऊपर चित्र बनाए हुए, जिसको बोलते हैं उस समय पद्धति थी PGW। कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है PGW का उत्तर वैदिक काल से क्या संबंध है। तो आपको वहां टिक करना है चित्रित धूसर मृदभांड, या फिर ये पूछ लेते हैं चित्रित धूसर भांड जो थे वो किस काल से संबंधित है। तो आपको वहां टिक करना है उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। PGW की मैंने फुल फॉर्म लिख दी है, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर। उसके बाद लोहे की खोज ने संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित किया। दोस्तों, इस काल में क्या होता है, इस काल में जो लोहे की खोज थी, लोहा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खोजा गया और लोहा एकदम बढ़िया प्रचलन में इस समय आ चुका था। लोहे के हल और हर चीज़ लोहे में उस समय के जो व्यापारी थे काफ़ी आगे आगे थे, तो लोहा अच्छा खासा इस युग में अवेलेबल हो गया था। अब इसके दोस्तों हम कुछ देखेंगे मुख्य बिंदु। इस उत्तर वैदिक काल के कुछ मुख्य बिंदु क्या हैं। इसमें एक क्वेश्चन कई बार देखा जाता है कि सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। वो किस वेद में लिखा हुआ है, वो किस में लिखा हुआ है, अथर्ववेद में। या फिर कई बार पूछ लिया जाता है प्रजापति की 2 पुत्रियां किस किस को कहा गया, तो सभा व समिति को। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, सभा, समिति, गण, इस तरीके से जो 4 चीजें थी, तो उनमें से 2 थी, इनको प्रजापति की 2 पुत्रियां बोला गया अथर्ववेद में। अब आगे संगीत का वेद, जो सामवेद है उसको बोलते हैं संगीत का वेद। दोस्तों, संगीत से रिलेटेड कभी भी आपको कहीं क्वेश्चन मिले उसको हमको कनेक्ट करना है सामवेद से। सामवेद का मतलब है संगीत, गान, गायन या नृत्य, डांस वगैरह, ये सब चीजें आएंगी हमारी संगीत का वेद जो सामवेद। अब दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके मैंने नीचे रेड लाइन किया है। गद व पद दोनों में लिखा हुआ वेद कौन सा है। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा ऐसा वेद है जिसको गद व पद दोनों में लिखा हुआ है। गद व पद का मतलब क्या है, पोएट्री और प्रोज में जो लिखा हुआ है, कविताओं में और कहानियों में भी। गद व पद में लिखा है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद ऐसा वेद है जो कि गद व पद दोनों में लिखा हुआ है। आगे, कौन से वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन है। जो यज्ञ किए जाते हैं, तो यज्ञ कैसे होगा, उसको कैसे करना है, उसकी क्या विधि है, तो उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है हमको, यजुर्वेद से। गद व पद में भी यजुर्वेद, अगर यज्ञ के रिलेटेड कोई जानकारी है वो भी हमको यजुर्वेद। हम यहाँ से आइडिया ले सकते हैं, क्वेश्चन देखो, या से यज्ञ की विधियां, तो मतलब या से यजुर्वेद। अब क्वेश्चन कई बार आता है, किस वेद में जादू, टोना, वशीकरण, भूत प्रेत के संबंधित जानकारियां मिलती हैं, तो वो कौन सा वेद है, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में जादू, टोना, वशीकरण की जानकारी हमको प्राप्त होती है। अब आगे हम देखेंगे किस वेद को ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद की श्रेणी में रखा गया है। कई बार दोस्तों एक क्वेश्चन आया है कि श्रेष्ठ वेद किसको बोलते हैं, तो हम सोचते हैं कि ऋग्वेद काफी प्रचलित है, उसमें 10 मंडल है और काफी हमने ज्यादा सुना होता है। ऋग्वेद सबसे पुराना है, तो हम श्रेष्ठ में उसको टिक कर देते हैं। बट श्रेष्ठ में हमको ध्यान रखना है
ब्रह्म वेद भी इसको बोलते हैं, और श्रेष्ठ वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अब जैसा कि मैंने पहले आपको लिखवाया था, वेद और उसके अरण्यक, किस वेद के कौन से अरण्यक है? मैंने ऋग्वेद का आपको अरण्यक लिखवा दिए थे। अब बाकी तीनों के हम अरण्यक देखेंगे। अरण्यक का मतलब क्या था? अरण्य का मतलब था जंगल, सॉरी, अरण्य का मतलब होता है जंगल, और अरण्यक क्या होता है? ऐसे ग्रंथ जिनको जंगल में बैठकर पढ़ा जाता है, जंगल में जाके उनकी स्टडी की जाती है, वहीं पे उनको लिखा जाता है, पढ़ा जाता है और अध्ययन किया जाता है, उनको बोलते हैं अरण्यक। तो ऐसे ग्रंथ, तो सामवेद का जो अरण्यक है वो एक जैमिनीय और छांदोग्य, दो अरण्यक हैं। और भी काफ़ी हैं बट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो हाईलाइटेड है वो मैंने यहाँ लिखवाए हैं। यजुर्वेद का अरण्यक कौन सा है? शतपथ और तैत्तिरीय। अथर्ववेद, दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, किस वेद के अरण्यक नहीं है? निम्नलिखित में से किस वेद के अरण्यक है ही नहीं? तो वो कौन सा को टिक करना है? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद यहाँ पर ओवरऑल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे लास्ट का वेद यही था। पहला वेद ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और लास्ट का वेद अथर्ववेद, जो सबसे बाद में लिखा गया था। अब हम आते हैं दोस्तों उस समय की राजनीतिक जीवन कैसा था। राजनीतिक जीवन था, जन का आकार बढ़ गया और वो जनपद बन गया। पिछले वीडियो में हमने देखा था, कबीलों में जो लोग, जो जनता रहती थी उनको हम जन बोलते थे, छोटे एरिया को। उसका आकार अब काफी ज्यादा बढ़ गया, तो जन को जनपद में कन्वर्ट हो गया। जैसे हमने कई उत्तर प्रदेश या इन जगहों पे अगर आपने सुना होगा जनपद को जिला भी बोला जाता है। एक जिला लेवल का एरिया, कहीं हर जगह लिखा रहता है जनपद मुरादाबाद, जनपद मेरठ, इस तरीके से। तो जिला बोलते हैं जनपद को, तो जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया। राजा के महत्व में वृद्धि, दोस्तों यहाँ आते आते क्या हो जाता है, उस समय पिछला ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था, एक छोटे से कबीलों में जब एक मुख्य व्यक्ति को राजा बना दिया जाता था, उसको राजन बोलते थे, जनता की देखरेख के लिए। यहाँ पर वो राजा अब उनकी जो उनका महत्व था, महत्व बढ़ने लगा और उनको थोड़ा बड़ा एरिया पे पर वो शासन करने लग गए। थोड़ा उनका जो भी ताकत थी, शक्तियां थी, उसमें भी यहाँ आके वृद्धि हो जाती है। इस काल में देखने को मिलता है, राजा पावरफुल हो जाते हैं। अब पद वंशानुगत हो गया। जब राजा वहाँ पावरफुल हो जाते हैं तो उस समय क्या होता है, पहले वो लोग किसी को भी वहाँ एक अच्छा आदमी देखते थे, उसको डिसाइड कर लेते थे आज अब ये यहाँ का राजा होगा। पर अब क्या हो जाता है, इस काल में आके जो पद था, राजा का पद वंशानुगत हो जाता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इस तरीके से पद वंशानुगत हो गया। उसके बाद नियमित कर, परमानेंट टैक्स। दोस्तों ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था एक बलि नाम का टैक्स था। बलि नाम का टैक्स क्या था? जो अपनी स्वेच्छा से देना, अपनी इच्छा से वॉलंटरी जो टैक्स भरा जाता था उसको बोलते थे बलि। इसमें क्या हो जाता है, नियमित टैक्स। राजा जब पावर में हो जाता है तो वो परमानेंट लागू कर देता है, सभी पे कर दिया जाता है कि भाई आपको टैक्स देना ही देना है। तो एक नियमित टैक्स, परमानेंट टैक्स यहाँ पर लागू हो जाता है यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में। रत्नीन पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। रत्नीन क्या थे? रत्नीन कुछ ऐसे अधिकारी सिलेक्ट किए जाते थे राजा की हेल्प के लिए। तो रत्नीन उस समय कम संख्या में होते थे, इसमें यहाँ पर आकर रत्नियों की संख्या काफी बढ़ा दी जाती, जो कि 17 थी। सेना स्थायी नहीं, अभी तक यहाँ पर सेना जो थी वो परमानेंट नहीं थी। पिछली तरीके से जैसे ऋग्वैदिक काल में था वो स्थिति थी, जब जंग लड़ना होता तब लोग जंग में चले जाते थे, उसके बाद अपने अपने काम पर वापस घरों में अपना बाकी काम करने लगते थे। अब सामाजिक स्थिति कैसी थी दोस्तों? सामाजिक स्थिति इस समय उत्तर वैदिक काल में क्या थी? सबसे छोटी इकाई थी परिवार। परिवार से मिलकर बनता था ग्राम, और ग्राम से मिलकर बनता था विश्व, और विश्व से मिलकर बनता था जन, और जन से मिलकर बनता था जनपद। तो जैसे आज की व्यवस्था में अगर हम देखें, परिवार है, परिवार के बाद ग्राम भी बन जाते, परिवारों को मिलाकर ग्राम बनते हैं। ग्राम के बाद अगर कोई विश्व बन रहा है यहाँ पे, तो आप ये विश्व को ये मान के चलो कि विश्व बन गया हमारा एक ग्राम सभा, जिसमें 5-6 गांव रहते थे, ग्राम सभा बन गई। अब उस एरिया के अंडर ऊपर होती है हमारी तहसील। तो आप ये जन को ये मान लो कि जन एक तहसील का रूप है, और उस सारी तहसील को मिला के एक बन जाता है जिला, जिसको कि हम जनपद बोलते हैं। सब आप इस क्रम को याद रख लेना, परिवार, परिवार से बड़ा ग्राम, फिर विश्व, जन, जनपद। कई बार क्वेश्चनों में इसको सीक्वेंस वाइज दिया जाता है कि इसका सीक्वेंस कौन, इसको क्रम के अनुसार, इनके साइज के अनुसार इसको लिखो। तो सबसे छोटा कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा, इसको हमने ध्यान में रखना है। अब आते हैं
इनके सामाजिक जीवन में वर्ण व्यवस्था। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। अगर जो लोग कुछ भी ग्रंथ लिखते थे वो ब्राह्मण होते थे, जो लोग कारीगरी का काम करते थे वैश्य होते थे, जो लोग युद्ध लड़ते थे वो लोग क्षत्रिय कहलाते थे। जिस तरीके कोई काम करता था उस तरीके से उसको वर्ण दिया गया था। पर यहाँ पे क्या हो जाता है, जन्म के आधार पर, अगर ब्राह्मण के घर जन्म होगा तो वो ब्राह्मण, क्षत्रिय के घर जन्म होगा वो क्षत्रिय। जिसके घर जो भी चाहे, एक उस समय क्या था, अगर कोई शूद्र भी है और अगर वो मान लो लड़ाई लड़ रहा है तो उसको क्षत्रिय कर दिया जाता था। बट यहाँ क्या था, शूद्र के घर अगर जो भी बच्चा पैदा हो गया, चाहे उसको कितनी नॉलेज रहे, उसको ब्राह्मण की कैटेगरी नहीं मिलेगी। चाहे वो कितना बलवान, लड़ने में कितना माहिर हो, उसको क्षत्रिय की कैटेगरी नहीं मिलेगी। शूद्र का बच्चा शूद्र रहेगा। यहाँ आगे स्थिति थोड़ी खराब हो गई थी, समाज की स्थिति मतलब थोड़ी छुआछूत वाली और तो कुछ कुरीतियों वाली हो गई थी। अब आगे हमने क्या देखना है, गोत्र। देखो दोस्तों, गोत्र आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है। जब भी हमने किसी को शादी करनी होती है, अभी तेरा गोत्र कितना है, क्या तेरा गोत्र है, गुण मिलाते हैं। तो गोत्र प्रथा उसी समय शुरू हुई। उस समय गोत्र का मीनिंग बहुत अलग था। अब इसका मीनिंग काफ़ी चेंज, हमारे टाइटल बन गए अलग अलग। तो उस समय गोत्र का मीनिंग क्या था, गोत्र का मतलब होता है गोधन इकट्ठा करना। गोधन, गौ मतलब गाय, गाय को इकट्ठा करना। उस समय क्या होता था, जब किसी को दान में दिया जाता, गाय दी जाती थी। लोग अक्सर गायों को जीतने के लिए युद्ध लड़ते थे, क्योंकि उस समय पशुपालन काफ़ी प्रचलित था। तो पशुपालन करते थे, वो दूध इकट्ठा करते थे, उससे घी बनाते थे, उसी से अपना वो पेट पालन करते थे और व्यापार करते थे। तो गायों को जीतना, जिसके पास ज़्यादा गाय होती थी उस हिसाब से उनको गोत्र दे दिया जाता था। भी इसके पास इतनी गाय, इसके पास 100 गाय, इसके पास 500 गाय, इसके पास 1000 गाय हैं। उस तरीके से उनके गोत्र निर्धारित होते थे। अब दोस्तों उस समय आश्रम व्यवस्था ऐसी लाई गई और जो मनुष्य का जो जीवन था उसको 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। यहाँ पर सामाजिक स्थिति हमारी उत्तर वैदिक काल में 4 भागों में विभाजित की गई मनुष्य का पूरा जीवन। पहला ब्रह्मचर्य, जो कि बचपन से पैदा होते ही 25 साल तक का जीवन हर किसी को ब्रह्मचर्य के हिसाब से बिताना होता था। शादी नहीं करनी, उसमें अपना पढ़ना है, जो भी वो कुछ अपना ब्रह्मचर्य और कुछ भी जो सिखाते थे उसमें हमको अच्छा आचरण, संस्कृति जो भी उस समय का था सब सिखाया जाता था। फिर गृहस्थ का जो काल है वो है 25 से 50 साल। गृहस्थ जीवन का मतलब है शादी करके फिर बच्चे पैदा करना और आगे अपना गृहस्थ जीवन जीना। उसकी एज रखी गई थी भी बंदा 25 साल के बाद शादी कर दो उसकी, और 50 साल तक का जो 25 साल का चैप्टर था उसको में शादी अपना करना और बच्चे वगैरह पैदा करने। उसके बाद गृहस्थ के बाद क्या था, वानप्रस्थ। वो जीवन था 50 से लेकर 75 वर्ष का। उस समय दोस्तों लगभग 100 साल की जीवन निर्धारित किया गया था और पुराने बंदे काफ़ी जीते भी थे, काफ़ी लंबी एज जीते थे। जो चाणक्य थे वो 135 साल लगभग जिए थे और इच्छा मृत्यु उन्होंने ली थी। तो वानप्रस्थ, वान का यह मतलब है वन, मतलब जंगल। 50 से 75 साल के जो बंदे हो जाते थे उनको जंगलों में चला जाना होता था। उनको फाइनली जंगल में चला जाना होता था और वहाँ पर जंगलों में रहना होता था। और बीच बीच में जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होते हैं उनको शिक्षा देनी होती थी। ये लोग वानप्रस्थ वाले बंदे क्या करते थे, ये जो ब्रह्मचर्य के पालन कर रहे होते थे उस समय के विद्यार्थी, उनको पढ़ाना, उनको संस्कार वगैरह सब सिखाना। और 75 साल के बाद संन्यास, 75 से 100 तक संन्यास। इसमें उन्होंने माना भी अब सारा काम खत्म जीवन का, सब कुछ जी लिया, आप 75 से 100 साल जो 25 साल बचे हैं आप भगवान की भक्ति करो, उसके बाद मर जाओ। स्त्री की स्थिति में गिरावट और पर्दा प्रथा। दोस्तों यहाँ पे एक चीज और हम देखेंगे, क्या था, हमने जैसे शुरू में दोस्तों मैं पीछे का हमेशा आपको क्यों बताता हूँ, क्योंकि पीछे की जो कड़ियाँ हैं ना उनको आगे अगर हम जोड़ के पढ़ेंगे तो हमको कहीं ना कहीं फिर अच्छे तरीके से याद रहेगा। और मैं हर चीज़ को बार बार इतनी बार दोहराता भी हूँ, बोलता भी हूँ, उसका सिर्फ आपको ही फायदा मिलने वाला है। क्योंकि जो चीज़ों को मैं जितनी बार बोलूँगा आपको उतनी बार रटेंगी, आपको सुनेंगी। अगर आपने एक बार सुन भी लिए तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको क्लिक जरूर कर जाएगा, तो इसमें आपका फ़ायदा है। हो सकता है किसी को बोरिंग फील हो, पर मैं आपको सलाह दूंगा जितना बार कोई चीज़ हमारे कानों में पड़ती है
जितनी बार कोई चीज़ हमको दिखती है कहीं, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ क्लिक 4 ऑप्शन रहते हैं, हम एक थोड़ा सा हमको जो माइंड में आ जाता है हाँ यार आंसर ये होगा, तो ये चीज़ें हमको वहाँ हेल्प करती हैं। आज का ये चीज़ें बार बार सुनना देखना ये हमको कहीं ना कहीं वहाँ फ़ायदा देता है। तो इसलिए बोर हो भी तो बोर को फील मत करना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं भी काफ़ी पहले बोर फील करता था, पर कहीं ना कहीं मुझे जब इसका फ़ायदा मिला तो मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाया। स्त्री की स्थिति में गिरावट और पर्दा प्रथा। दोस्तों अब देखेंगे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, वहाँ समाज था मातृसत्तात्मक, माँ का राज चलता था, माँ ही अभिभावक थी। फिर आगे आगे हम ऋग्वेद काल में क्या देखते हैं, जो था पितृसत्तात्मक हो जाता है। समाज पितृसत्तात्मक होता है, मतलब पिता का शासन चलने लगता है, मतलब जेंट्स की जो होती है, जेंट्स को वरीयता मिलने लग जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब जेंट्स की वरीयता होगी, जेंट्स हावी हो गया, अब देखेंगे यहाँ पर आगे आके स्त्री की स्थिति में गिरावट होगी, स्त्री की वैल्यू बिल्कुल डाउन कर दी गई, पर्दा प्रथा आ गई, उनको पर्दे में ढक के रखने वाली, जैसे बुर्का पहनते हैं, और जो बुर्का तो चलो बाद में आया, वो जो आपने देखा होगा चुनरी को काफ़ी तक पल्लू लटकाना और ये सारी चीज़ें, जो पर्दा प्रथा शुरू हो गई थी। अब इनका आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन क्या था, प्रमुख व्यवसाय कृषि। तो पहले हमने देखा था कृषि जो था प्रमुख व्यवसाय कहीं कभी भी नहीं रहा। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार था प्रमुख व्यवसाय। उसके बाद हमने देखा था ऋग्वैदिक काल में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय था। अब यहाँ पे कृषि कैसे प्रमुख एकदम से कृषि हो जाता है प्रमुख व्यवसाय, क्योंकि इस समय मैंने जो बताया था यहाँ की विशेषता थी लोहे का संपूर्ण व्यवस्था, लोहे की खोज हो चुकी थी और लोहा काफ़ी ज़्यादा बनने लगा था। तो जैसे ही लोहा बनने लगा था तो लोहे के हल, लोहे के औजार, कुल्हाड़ियाँ, फावड़े, ये सब कुछ बनना शुरू हो गया था और कृषि करना बहुत आसान हो गया था। इसीलिए ही जो कृषि मेन व्यवसाय बन गई और पशुपालन जो सेकंड व्यवसाय बन गया, तो कृषि नंबर 1 आ गई। यहाँ पे कृषि में बढ़ोतरी होने लगी। उस समय एक और आर्थिक 24 बैल वाला हल, उसमें एक ऐसा हल था जिसके आगे 24 बैल लगते थे और पीछे वो हल चलता था। उस हल को क्या बोलते थे, कंटक संहिता। तो कई बार पूछ लिया था कंटक संहिता क्या है। कंटक संहिता है 24 बैल वाला हल। दूसरा व्यवसाय तो क्या था, पशुपालन और विदेशी व्यापार। हम कृषि में डिपेंड होने लगे, कृषि की पैदावार खूब होने लगी, तो हम विदेशी व्यापार करना शुरू कर दिया हमने। यहाँ पर नगरीकरण को बढ़ावा। ऋग्वैदिक काल में हम संपूर्ण ग्रामीण थे, झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। इस उत्तर वैदिक काल में हमारी स्थिति सिंधु घाटी सभ्यता की तरह धीरे धीरे ऊपर होने लगती है, नगरीकरण को बढ़ावा मिलने लगता है। तो दोस्तों इसके साथ ही एक धार्मिक जो जीवन था, धार्मिक जीवन इस चैप्टर का हमारा बस छूट गया। उसकी 2 से 3 मिनट की वीडियो मैं लाऊंगा, उसमें इनका धार्मिक जीवन खत्म कर देंगे। उसके बाद आएगा हमारा शुरू होगा बौद्ध धर्म, जो इससे नेक्स्ट चैप्टर है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।